डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जो भूटान के राजा हैं, यानी भूटान के जो किंग है, किंग वांगचो, उनकी जो विज़िट रही है इंडिया के अंदर, वो कैसे बेनिफिशियल है, ना कि सिर्फ इंडिया और भूटान के लिए बल्कि बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए भी। और वहीं बात करूँ कि कैसे नारायण मूर्ति का जो एक स्टेटमेंट था कि इंडियन यूथ को एक हफ्ते के अंदर 70 घंटे या उससे ज़्यादा काम करना चाहिए, ये कैसे इंटरनेशनल लेबर लॉस का उल्लंघन है। तो आज इन्हीं दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। अब जो मेरे फ्रेंड्स इस सीरीज़ में नए जुड़ते हैं उनको बता दूं कि ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है, बट करंट अफेयर के साथ साथ हमारा मेन फोकस हम आर्टिकल्स भी डिस्कस करते हैं, एंड इसके साथ साथ हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है उस पर भी हम फोकस करते हैं। बिकॉज ओवरऑल जो हमारी पर्सनैलिटी होती है उसका एक टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मेरा ये मानना है कि आप एकेडमिकली कितने भी अच्छे हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग अगर आप एकेडमिकली अच्छे हैं, बट उसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी को भी आपको ग्रूम करना उतना ही ज़रूरी है। अगर अब मैं बात करूँ कि डजेंट मैटर आप आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं या आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या इन जनरल भी आप अगर अपने आप को मोर इन्फॉर्म्ड रखते हैं और ज़्यादा आप देश दुनिया के बारे में खबर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करता ही है। इसके साथ साथ में आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत मदद करता है। तो ये चीज़ को लेकर मैं आप लोगों के साथ में हर रोज़ एक नया कोड शेयर करता हूँ, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डोंट वॉच द क्लॉक, डू व्हाट इट डज, कीप गोइंग। अभी डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड में कि एक क्लॉक वॉच या फिर मैं कहूँ कि आवर ग्लास जो रखा हुआ है वो कैसे ही मूव करता रहता है कंटिन्यूसली। तो वैसे ही आपको जो है सिर्फ आप घड़ी को सिर्फ देखना ही नहीं है, बट उसके जैसा बनना भी है। कहने का मतलब ये है कि आप कई बार ऐसा होता नहीं कि आप लोग कुछ इन जनरल भी हम लोग अपन लोग कुछ सोचते हैं कि मुझे ये करना है, आप सोचते कि नहीं अभी नहीं, कल से स्टार्ट करेंगे। आप सुबह उठे, देन आप डिसाइड किया कि आज मैं टाइम टेबल बना लेता हूँ, लेट्स फॉलो दिस टाइम टेबल फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। तो ऐसा ना करके मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो है चीज़ों को इमीडिएटली एक्शन लेना स्टार्ट करें। छोटा स्टेप अगर आप लेंगे तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप कल से 6 घंटा 5 घंटा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि आज आप जो है आज से ही कुछ 1 मिनट पढ़ने से उसकी स्टार्ट करें। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को एक प्रॉपर वे में लाने के लिए इंतज़ार करते हैं कि जब प्रॉपर चीज़ें अलाइन होंगी तब मैं इन चीज़ों को स्टार्ट करूँगा। तो ये चीज़ें जो है कभी अलाइन नहीं होगी, दैन आपको जो है उसको वो चीज़ जो आपको करनी है उसको आज से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मेन मोटिव आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, या मेन मोटिव जो आपका मेरा कहने का मतलब यही है कि आप सिर्फ चीज़ों को देखें ना, बल्कि तुरंत एक्शन जो है या फिर क्विक स्टार्ट जो है वो स्टार्ट करें। बिकॉज एक बार जब स्टार्ट करेंगे किसी भी चीज़ को, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है आप उस चीज़ को कंटिन्यू रख पाएंगे, एंड यू विल सी चेंजेस कि आपने जो स्टार्ट की थी चीज़ वो धीरे धीरे जो है वो कंप्लीट होने लगी है, एंड यू विल फील मोर एम्पावर्ड अबाउट इट। अब जैसे कि ये कोड जो है कि डोंट वॉच द क्लॉक, डू व्हाट इट डज। अब कंटिन्यूसली क्या है, आपको मूव करना है, आपको ये चीज़ नहीं देखनी है कि कई बार हम देखते हैं कि चलो आज, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कई बार मैं सोचता हूँ कि आज फ्राइडे है तो जो मैं एक्सरसाइज है या फिर मैं जो भी मुझे काम करना है वो नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करूँगा। बट ऐसा ना करके मैं क्या करता हूँ उसी दिन, जैसे मान लीजिए अगर आज फ्राइडे है तो मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ी बहुत कोई एक्सरसाइज जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी। ये तो अभी चलो मैं आप रेगुलर हूँ इस चीज़ में, बट पहले जब मैं सोचता था तब मैं कहता था कि थोड़ा बहुत जो है पुशअप्स वगैरह या फिर थोड़े बहुत चीज़ें जो है स्टेप्स जो है वो उसी दिन ले लेता था, फ्राइडे के दिन ही, ताकि एक मोटिवेशन जो है वो कंटिन्यूसली बना रहा है। एंड मैं संडे तक जब आऊँ, यानी सैटरडे संडे, तो मेरा जो मोटिवेशन है या फिर मेरा जो इंटेंशन है वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो सके। तो ऐसे ही आपको अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, वेदर इट इज़ स्टडीज़, वेदर या फिजिकल एक्टिविटीज़ है, या इन जनरल आप किसी भी चीज़ को इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर उसको आप कीप गोइंग या कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो दिस इज़ द टाइम। तो ये था आज का हमारा कोट। आप इस चीज़ को ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपनी लाइफ में, एंड यू विल सी द चेंजेस। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। आज का सवाल है आपके लिए कि हु इज़ नोन एज द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। अब मिसाइल मैन तो आप सभी को पता है कि हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, तो उनको कहते थे हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बट आपको ये बताना है कि मिसाइल वुमेन जो है इंडिया की वो कौन है। तो ये आज का सवाल, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है या आप इस बारे में थोड़ा अवेयर नहीं है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसके बाद थोड़ी रिसर्च कर लीजिए, दैन उसके बाद में अपना आंसर जो है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में स्टिक कीजिए। बिकॉज मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को लिखते हैं ना,
तो आप उस चीज़ को ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स आर्टिकल्स। आज है 8 नवंबर एंड आज का जो पहला आर्टिकल है फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर वो है क्लोज टुगेदर। अभी हाल ही के अंदर कल हम लोगों ने इस चीज़ को हेडलाइंस में भी चेक किया था कि कैसे जो भूटान के किंग है वो विजिट पे आए हैं इंडिया की, एंड जो मीटिंग हुई है बिटवीन द किंग ऑफ भूटान एंड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उसकी कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ और डिस्कस करना चाहूँगा। अब बायलैटरल रीजन जो है, या अब से इस आर्टिकल से पहले अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले जो हमारा एक सेशन था, यानी कि कोई एपिसोड था, उसके अंदर हमने भूटान और चाइना के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया था कि कैसे वो जो एक बॉन्ड है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। तो वैसे उसी के चलते जो एक नया स्टेप है ना भूटान का, कि अपने पड़ोसी देशों से धीरे धीरे अपने जो रिलेशंस हैं उनको अच्छा करते जाना, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम भूटान साइड कि जितना ज़्यादा मेन स्ट्रीम में ये लोग आएंगे, यानी कि जितना ज़्यादा भूटान जो है अपनी नेबरिंग कंट्री से जितना ज़्यादा ट्रेड करेगा, जितना एक्सचेंज करेगा, उतना ही उसके डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। तो उसी का एक स्टेप मानते हुए जो भूटान के किंग है उन्होंने इंडिया को विजिट किया है, एंड बताया गया कि कैसे इंडिया एंड भूटान एम्फेसिस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इज क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स फॉस्टरिंग रीजनल ड्रिवन इनिशिएटिव्स। अभी आपको पता है कि इंडिया एंड भूटान जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं आपस के अंदर, तो उन्हीं बॉर्डर एरियाज़ को लेकर या बात करूँ ओवरऑल जो भूटान का एक पूरा देश है उसके पूरे डेवलपमेंट के लिए या कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये मीटिंग खास है, बिकॉज ऐसे कुछ नए इनिशिएटिव्स एंड ऐसे कुछ पैक्ट्स जो है वो साइन किए गए जिसके अंदर इंडिया और भूटान का जो एक ट्रांसपोर्ट का जो लिंक है उसको और मजबूत करने की बात की गई है। अभी कोकराझार गलीफू रेल लिंक जो है उसको भी मंजूरी मिली है। जॉइंट स्टेटमेंट मेंशन्स दैट कंप्लीशन ऑफ सर्विस फॉर द कोकराझार गलीफू रेल लिंक कनेक्टिंग भूटान एंड आसाम। अब ये जो रेल लिंक है ना दोस्तों, इसके ऊपर जो जॉइंट स्टेटमेंट है या फिर जो मेंशन या फिर कंप्लीशन है, इसका प्लान जो है उसके ऊपर कंप्लीशन दिखाया गया दोनों देशों द्वारा, और ये जो प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट करेगा भूटान और असम को, इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करने की बात बताई गई है। अब भूटान और आसाम का जो रेल लिंक है उसके साथ साथ एक चीज़ और है कि भूटान और वेस्ट बंगाल का जो लिंक है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाने की बात बताई गई है। अनदर रेल लिंक कनेक्टिंग भूटान एंड वेस्ट बंगाल। अब इसके साथ साथ में यानी कि एक पैर था जो आसाम और भूटान कनेक्ट करेगा, वहीं दूसरा जो ट्रैक है या फिर दूसरी जो लिंक है वो कनेक्ट करेगा भूटान और वेस्ट बंगाल को। अभी जो वेस्ट बंगाल वाला लिंक है ना दोस्तों, ये काफ़ी क्रूशियल है, बिकॉज इसके द्वारा जो है भूटान अपना जो ट्रेड है वो न कि सिर्फ इंडिया के साथ बल्कि बांग्लादेश जो है उसके साथ भी आसानी से कर पाएगा। अगला पॉइंट वही है कि फैसिलिटिंग भूटान बांग्लादेश, दिस इनिशिएटिव विल ओपन अप न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटीज एंड मार्केट प्लेस इन द सब रीजन। अभी ये जो रेल लिंक है ना दोस्तों इंडिया और भूटान के बीच में, जो कि वेस्ट बंगाल से भूटान की तरफ जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि कई सारे ट्रेड जो है एग्रीमेंट्स जो है वो किए जाएंगे बिटवीन बोथ द कंट्रीज। अब चाहे इसके अंदर ट्रेड हो जो है वो इंडिया भूटान के बीच में हो सकता है, चाहे भूटान बांग्लादेश के बीच में भी हो सकता है, बिकॉज एज यू नो कि जो वेस्ट बंगाल है वो अपना मोस्ट पार्ट जो है वो बांग्लादेश के साथ भी शेयर करता है। तो ऐसे में बांग्लादेश के पास भी एक अच्छा खासा एक मैं कहूँगा कि एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे वो अपना बिजनेस या फिर ट्रेड जो है वो इंक्रीज कर सकता है विद भूटान। अब अपग्रेडिंग की बात करूँ दोस्तों, इंडिया भूटान जो चेक पॉइंट्स हैं यानी कि जो क्रॉस बॉर्डर जो लोग आते जाते हैं, बिकॉज आपको पता है कि कैसे आपको पता होगा कि नेपाल में अगर इंडियन सिटीजन को जाना है तो ऐसे कुछ सच वीज़ा वगैरह की या ऐसा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की। तो वैसे ही क्या है कि इंडिया एंड भूटान की जो क्रॉस बॉर्डर जो लोग मूव करते हैं तो उनके लिए जो चेक पॉइंट बने हुए हैं उनके अंदर थोड़ी ईज़ लाने की बात बताई गई है कि कैसे जो लोग हैं चाहे वो भूटान के जा रहे हों इंडिया की तरफ या इंडिया के जो लोग हैं वो भूटान की तरफ जा रहे हैं तो उनको आने जाने में जो है वो आसानी हो। तो ऐसे में कुछ जो चेक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर थोड़ी सी रियायत दी गई है। एंड अपग्रेडिंग द चेक पॉइंट्स अलॉन्ग द इंडिया भूटान बॉर्डर एसेंशियल फॉर फैसिलिटेटिंग स्मूथ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट एंड ट्रेड। जो मैंने आपको बताया कि स्मूथ जो है वो लोगों का आना जाना हो सके, प्लस जो ट्रेड है उसको थोड़ा और ईज़ किया जा सके दोनों ही देशों के बीच में। अब इम्पैक्ट जो है वो रीजनल डेवलपमेंट में बिल्कुल पड़ेगा। These plans have the potential to transform the development landscape of regions like West Bengal, the northeast of India. अब ये जो इनिशिएटिव लिया गया ना दोस्तों दोनों ही कंट्रीज के बीच में, इससे होगा क्या कि जो इंडिया का एक जो प्लान है ना कि अपने नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है उनको डेवलप करने का, इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिकॉज एज यू नो कि भूटान जो है एक ऐसी कंट्री है जिसकी इकोनॉमी जो है वो सिर्फ टूरिज़्म या फिर पावर जनरेशन पे ही डिपेंड करती है। तो ऐसी कुछ चीज़ों के कारण क्या होगा कि इंडिया के पास भी एक प्लान भी रहेगा जहाँ से वो
जो पावर एनर्जी है उसको भूटान से इंपोर्ट कर सकता है। एंड जो नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ है जहाँ पे इतना ज़्यादा अभी तक ओवर द पीरियड टाइम काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ है, बट इसको और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है वो भूटान से प्रोवाइड की जा सकती है। तो ऐसे में ये जो एक प्रोजेक्ट है या फिर ये एक जो नया इनिशिएटिव लिया गया है दोनों ही देशों के द्वारा, ये नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। अभी these plans have the potential to transform the development landscape of regions like West Bengal, the northeast of India, Bhutan, southern and eastern district and northern Bangladesh। अभी ये सभी रीजन जो है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो इंडिया का, चाहे भूटान का सदर्न या ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हो या फिर नॉर्दर्न पार्ट हो बांग्लादेश का, तो ये सभी जो एरियाज हैं इन सभी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया जाएगा इन इनिशिएटिव्स के द्वारा। अब चैलेंज जो है वो भूटान ने काफ़ी फेस किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आपको पता है कि जो कोविड-19 था उसकी वजह से सभी देशों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। चाहे मैं बात करूँ यूएसए की, चाहे वो कोई भी देश हो, बट स्पेशली जो भूटान है जो कि इतना छोटा देश है, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा एक कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा झटका जो है वो ज़रूर लगता है, बिकॉज इतना छोटा कंट्री होने के बावजूद और इतने कम रिसोर्सेज होने के बावजूद भी जो है काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि इनको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है बिकॉज ऑफ कोविड-19। अभी भूटान की इकोनॉमी जो है वो हाईली डिपेंड करती है ऑन हाइड्रो पावर एंड टूरिज्म के ऊपर, विच हैव बीन एडवर्सली इफेक्ट। अब टूरिज्म आपको पता है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 सभी लोग जो है अपने अपने घरों में बंद थे, तो इसकी वजह से टूरिज्म का तो कहीं दूर दूर तक का नाम नहीं था, बट इसकी वजह से जो भूटान की इकोनॉमी है जो मेनली रिलाई करती है टूरिज्म के ऊपर, उसको काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ इसके कारण। दिस हैज़ लेड टू इमिग्रेशन ऑफ एजुकेटेड यूथ एंड प्रोफेशनल्स। बैग योर पार्डन। अब दोस्तों ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ ना कि कैसे जो दोनों ही देश हैं, चाहे बात तो इंडिया की या फिर भूटान की, तो दोनों ही देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड को बढ़ावा इसलिए भी दिया जा रहा है बिकॉज कोविड-19 के अंदर आपको पता है कि कैसे चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, और जो जितने भी यूथ थे या प्रोफेशनल्स थे भूटान के, वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के कारण वहाँ से शिफ्ट हो गए। तो ऐसे में ज़रूरत है भूटान को कि अपनी जो ट्रेड है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए किसी और तरीक़ों से। एंड ये जो मीटिंग हुई है बिटवीन इंडिया एंड भूटान, ये एक वन ऑफ द स्टेप है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अब किंग्स प्रोजेक्ट फॉर ग्रोथ, किंग वांगचू's proposal to establish special economic zone at Bhutan's southern border with Assam and an airport at Gilaphu aims to stimulate economic growth and investment in Bhutan। अभी ऐसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो मैं सब बात कर रहा हूँ ना, कैसे रेल लिंक को तैयार करना है या फिर जो नया एयरपोर्ट की बात चल रही है गिलाफू के अंदर, तो ऐसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये इन्वेस्टमेंट है भूटान के अंदर ज़रूर बढ़ेगा। इससे जो इकोनॉमी है भूटान की वो ऑन द ट्रैक वापस आएगी एंड उसका जो ग्रोथ है ओवर द पीरियड जो रुका हुआ था उसको एक बूस्टअप मिलेगा। अब प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। अच्छा, आपको मैंने बताया कि इंडिया चाहे भूटान हो चाहे भूटान बांग्लादेश के बीच में हो 2020 के अंदर, एक्सपेक्टेड टू बूस्ट भूटानीज एक्सपोर्ट एंड क्रिएट न्यू मार्केट्स फॉर बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश प्रोड्यूसर्स इन द सब रीजन। अब ये जो है ट्रेड साइन होते हैं दोनों देशों के बीच में, चाहे वो भूटान या इंडिया हो या फिर भूटान या बांग्लादेश हो। जैसे भूटान और बांग्लादेश के बीच में तो 2020 के अंदर ऑलरेडी साइन हो चुका है एग्रीमेंट। तो ऐसे कुछ एग्रीमेंट्स के कारण जो एक्सपोर्ट है, चाहे मैं बात करूँ जो ट्रेड है, उनको एक बूस्टअप ज़रूर मिलता है। अब इंडिया की जो एनर्जी एक्सचेंज है वो बिल्कुल जो मैंने आपको बताया ना कि कैसे इंडिया का जो एनर्जी सरप्लस है या फिर एनर्जी जो चाहिए नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए, वो आसानी से भूटान से ली जा सकती है। और न कि सिर्फ भूटान बल्कि बांग्लादेश और श्रीलंका तरफ भी जो है वो इस एनर्जी को आसानी से शेयर कर सकता है इंडिया, बिकॉज इंडिया हैज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर टू शेयर दैट्स। एंड जो भूटान की बात करूँ तो भूटान ऑलरेडी इतना सक्षम है कि वो हाइड्रो पावर जो है उसको आसानी से काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस कर सकता है। अब इंडियाज एनर्जी एक्सचेंज स्ट्रेटजी विच इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग मोर भूटानीज एंड नेपाली हाइड्रो पावर प्लांट्स ऑनलाइन एंड प्लानिंग टू डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी टू बांग्लादेश एंड श्रीलंका। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि कैसे भूटान जो है वो एक ऐसा देश है जिनके पास हाइड्रो पावर जो है उसकी काफ़ी अच्छी ज़्यादा या अधिक मात्रा में सप्लाई होती है या फिर वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे में जब ये दोनों देश या फिर मैं बात करूँ नेपाल और भूटान जो है वो इतना ज़्यादा जब प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो इंडिया के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इस एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज कर सकता है। चाहे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया में या इसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो चाहे बांग्लादेश में या फिर श्रीलंका के अंदर। तो ऐसे कुछ स्टेप्स जो हैं ये सिर्फ न कि सिर्फ दोनों देशों को
यानी कि जो एग्रीमेंट हुआ है, अब ये एग्रीमेंट न कि सिर्फ दोनों देशों को बल्कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे बांग्लादेश हो चाहे ये श्रीलंका हो, इनको भी काफ़ी हद तक पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने वाला है। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे ये जो एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन भूटान एंड इंडिया, ये ना कि सिर्फ बायलैटरल है बल्कि ये जो पूरा रीजन है, मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है पूरा, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, चाहे भूटान या नेपाल, इन सभी को एक जो है पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा ये एक जो मीटिंग हुई है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको ये पहला जो हमारा आर्टिकल था वो समझ में आया होगा एंड ईजीली चीज़ें जो है आपके समझ में आएगी, कैसे जो रिलेशन है बिटवीन इंडिया एंड भूटान वो कैसे एक नॉट जस्ट मैं बात करूँ नेबरहुड पर्सपेक्टिव से, बल्कि एक ट्रेड या फिर मार्केट प्लेस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये एग्रीमेंट। नाउ डियर फ्रेंड्स लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड आर्टिकल, द प्रोब विद द 70 आवर्स अ वीक लाइन। अब ये चीज़ है यानी कि जो नारायण मूर्ति साहब ने कहा है कि हमारे यूथ को 70 आवर्स प्लस वर्क करना चाहिए एक हफ्ते के अंदर। अब इस चीज़ को लेकर मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बट स्टिल अब ये जो मुद्दा है ना दोस्तों, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय में, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर प्रोफेशनल। आप कई लोग जो है वो जॉब में होंगे या फिर कई लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे, एंड देन आने वाले टाइम में आप लोग भी इस जॉब कल्चर का हिस्सा बनेंगे। तो ऐसे में होगा क्या कि किसी भी एक इंडिविजुअल का इतने समय तक वर्क करना, यानी कि एक हफ्ते में अगर आप 70 आवर्स प्लस वर्क कर रहे हैं तो दैट इज़ मीन्स यू आर रिगरसली डूइंग योर वर्क। तो ऐसे में ये कुछ चीज़ें जो है ये नारायण मूर्ति साहब ने जो कही है ये इंटरनेशनल लेबर लॉ जो है उसके अगेंस्ट है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे ही अभी आपको वजह से बताया गया कि नारायण मूर्ति जो है वो इन्फोसिस के को डायरेक्टर हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि सभी इंडिविजुअल्स हैं हमारे भारत के अंदर, उन सभी को 70 आवर्स प्लस वर्क करना चाहिए टू कोप अप विद दिस इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस। अब क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस चल रही है तो इसी को कोप अप करने के लिए हमारे इंडियन यूथ को जो इतना काम करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को लेकर कई क्रिटिक्स जो है उनका ये भी कहना है कि ये जो चीज़ है ना जो नारायण मूर्ति साहब ने कही है ये कहीं ना कहीं मिसलीडिंग है। द आर्टिकल क्रिटिसाइजेस मूर्ति स्टेटमेंट फॉर implying that increased working hours are the key to success, pointing out that this assertion is factually incorrect and misleading। अभी ये चीज़ कहना कि अगर आप हफ्ते में इतना काम करेंगे तो यू विल गेन सक्सेस, या फिर आपकी जो एक कहता है ना कि हम लोग पोटेंशियल है आपको वो बढ़ेगा, तो ऐसे कुछ झूठे असर्शंस बताए गए हैं कि ये जो एक दावा किया गया है ना कि 70 घंटे अगर आप काम करेंगे तो आप प्रोडक्टिविटी वो बढ़ेगी, तो ऐसे कुछ फैक्ट्स जो है वो मिसलीडिंग है। एंड अगर आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, आप वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक है, तो आपके द्वारा अगर ऐसा कुछ बयान सामने आता है तो ये काफ़ी मिसलीडिंग हो जाता है यूथ के लिए। तो ऐसी कुछ बातें बताई गई है इस आर्टिकल के अंदर, कहा गया है कि कैसे मिसलीडिंग बर्डन ऑन वर्कर्स। अब ये जो कुछ चीज़ें हैं ना कि अगर किसी को इतना घंटे काम करना है तो एक तरीके से बर्डन क्रिएट करता है किसी भी वर्कफोर्स के ऊपर। अब आर्टिकल आर्ग्यू दैट द रियल इशू लाइज इन द अंडर इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन एंड क्रूशियल फॉर प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। अभी ये देखो दोस्तों, ये चीज़ है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए अभी नारायण मूर्ति साहब का ये कहना है कि अगर आप 70 प्लस आवर्स काम करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो आर्टिकल है उसके अंदर ये एक नया पॉइंट है या फिर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर आप जो चीज़ें हैं यानी कि प्रोडक्टिविटी अगर आपको इम्प्रूव करनी है तो ज़रूरत है कि जो क्रूशल फैक्टर्स हैं जैसे कि अंडर इन्वेस्टमेंट या फिर इनोवेशन जो चीज़ है उनको इम्प्रूव करने में ज़रूरत है, ना कि लोगों के जो वर्किंग आवर्स है उनको बढ़ाने की। अब आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई एक इंसान है जो किसी कंप्यूटर पर काम करता है। अब वो कंप्यूटर जो है वो 1998 के ज़माने का है। अब अगर वो इंसान जो आज के ज़माने का है यानी 2023 में अगर वो उस अंडर रेटेड या फिर अंडर डेवलप्ड या फिर जो एक लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से जो कंप्यूटर चल रहा है 98 मतलब 1998 के ज़माने का, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो इंसान चाहे कितना भी अपना हार्डवर्क उस पर लगा ले वो उसकी जो एफिशिएंसी है उतनी निकल के नहीं आएगी, बिकॉज वो जिस सिस्टम पे काम कर रहा है या फिर वो जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है वो उससे लायक नहीं है जिस पे वो अपना कितना भी टाइम दे दे तो उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो सेम यानी कि 2023 में ही है बट वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल हो सकती है उस पर वो काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वो जो काम जो 98 वाला इंसान है वो 6-7 घंटे या 10 घंटे में कर पा रहा, तो वही काम एक लेटेस्ट कंप्यूटर के साथ में आप विदिन आवर आप कर सकते हैं।
तो ऐसे में ज़रूरत है कि ना कि सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स या फिर वर्किंग आवर्स है वो बढ़ाया जाए, बल्कि एक ऐसा इनोवेशंस या फिर टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है जहाँ पे कम मेहनत करके भी आपको ज़्यादा आउटपुट दे सके। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो बताई गई कि कैसे यहाँ पे जो कंपनीज हैं उनको वर्क करने की ज़रूरत है। अब ये 70 आवर्स का जो एक प्रपोजल ही है, ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेबर लॉ जो है उनके सेंटिमेंट्स हैं या फिर मैं बात करूँ उनके जो लॉज हैं उनको वायलेट करता है। The 70 years work week proposal is found to be the violation of international labor law standards set by ILO, and these standards are crucial for ensuring that workers have decent and productive work. अभी ये जो चीज़ है ना कि अगर आपको इतने घंटे वर्क करना है तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके कुछ स्टैंडर्ड्स को वायलेट तो करता ही है, बट इसके साथ साथ में कि जो क्रूशियल एक या फिर मैं बात करूँ डिसेंट प्रोडक्टिव वर्क है उसको भी हैम्पर करता है, ये ऐसी चीज़ है। अब इम्पोर्टेंस बताई गई है ILS की, क्या इम्पोर्टेंस है। द ILS इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग द प्री रिक्वेस्ट फॉर इंडियन इंडस्ट्री टू एक्सपेंड देयर प्रेजेंस इन ग्लोबल मार्केट्स एंड पार्टिसिपेट इन सप्लाई चेन्स। अभी इंटरनेशनल ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना कि कैसे ये जो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स है अभी दिन ब दिन इनका क्या हो रहा है कि इनका दिन ब दिन हर जगह पे, या मैं बात करूँ कि हर कंपनी जो है उनके अंदर इनका अफेक्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब बिकॉज ये जो ग्लोबल मार्केट है या सप्लाई चेन है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अंदर तक ये चीज़ें जो है ये घुस चुकी है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल ये भी देता हूँ कि मान लीजिए कोई कंपनी काम कर रही थी पहले, अब इसके अंदर क्या है कि अभी आने वाले समय के अंदर या पिछले कुछ सालों के अंदर ये जो ILS है इनका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बिकॉज ये जो है ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऐसे रूल्स है तो किसी भी कंपनी के जो वर्कर्स हैं उन पर एक वॉच रखती है, यानी कि उनको अगर अच्छे से काम करने का वो मौका मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो अपने अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इन पे कोई ऐसा बर्डन तो नहीं है या फिर इन पे ऐसा कोई वर्क का जो एक लोड होता है वो तो नहीं डाला जा रहा है। अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो उनके जो सप्लाई चेन है या फिर उस कंपनी की जो मार्केट प्लेस है वो कहीं ना कहीं डाउनग्रेड ज़रूर होगी। तो ये ऐसी चीज़ें जब इम्प्लीमेंट होती हैं तो एक वॉच डॉग की तरह काम करती है ये चीज़ें किसी भी कंपनी के ऊपर। वर्किंग आवर जो है एडवांस कंट्रीज़ के अंदर, अभी नारायण मूर्ति का जो स्टेटमेंट था ना कि हमें कंपेयर किया गया था, यानी इंडियन जो पीपल है, यंग पीपल है, इनको कंपेयर किया गया था जो जर्मनी और जापान के जो लोग हैं उनसे, कि कैसे वहाँ पे जो वर्क फोर्स के जो मतलब यहाँ पर जहाँ पे जो वो काम करते हैं वो लगभग 70 आवर या उससे ज़्यादा काम करते हैं। बट ये एक ऐसा कोई सच बात नहीं है। बिकॉज कंट्रीज contrary to Murthy's argument, advanced countries who have been continuously declining working hours as work over the past 150 years. For example, Germany weekly working hours have been decreased from 68 hours in 1870 to less than 28 hours in 2017. अभी ऐसा कुछ झूठे एलिगेशंस लगाना या फिर झूठे जो वादे या फिर झूठे जो है ना चीज़ें बताई गई है नारायण मूर्ति द्वारा, ये एक तरीके से फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करती है। बिकॉज डेटा जो सामने है उसके कारण उस जो डेटा जो है उसके ये पता चला है डेटा से कि जो जर्मनी का वर्किंग आवर है वो तो डिक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है फ्रॉम 1870 जहाँ पे 68 आवर्स उस समय पे था, जो आज की डेट पे 28 घंटे तक आ चुका है वर्किंग आवर। तो ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई है जो स्टडीज़ पता ही है स्टडीज़ के कारण जो सामने आई है। वहीं पे नारायण मूर्ति कह रहे हैं कि नहीं, जर्मनी और जापान जो है वो वर्किंग आवर्स बढ़ा रहे हैं, बल्कि है ऐसा है बिल्कुल भी नहीं, इसके उल्टा ही हो रहा है। बिकॉज जर्मनी का जो वर्किंग आवर है वो तो लगभग 68 से 28 पे आ चुका है 2017 में ही। तो ऐसी कुछ कॉन्ट्ररी चीज़ें बताई गई है इस आर्टिकल में। वही इम्पैक्ट टू वर्किंग आवर्स ऑन हेल्थ, बिल्कुल जो अगर द ILO हैज़ एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग आवर्स ऑन वर्कर्स फिजिकल एंड मेंटल एंड ओवरऑल वेलबींग। अभी जितना ज़्यादा या फिर जितने घंटे ज़्यादा तक कोई भी व्यक्ति काम करेगा बैठे बैठे तो डेफिनेटली उनका जो मेंटल या फिर फिजिकल हेल्थ है वो तो हैम्पर होगा ही। तो ऐसे में ज़रूरत है कि कुछ ऐसी चीज़ें या फिर ऐसे लॉज को इम्प्लीमेंट करने की जहाँ पे वर्कर्स जो है वो अपना फिजिकली हेल्थ को ध्यान रखते हुए या मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपने फुल पोटेंशियल के साथ कोई भी काम को अंजाम देता है कि काम जो है वो इफेक्टिव तो हो ही, बट उसके साथ साथ में प्रोडक्ट भी हो, साथ में कंपनी को फ़ायदा देने वाला भी हो। प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन की बात करें तो सबसे पहले ज़रूरत है इंडियन कंपनीज़ को इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने की। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि वर्किंग आवर्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। कंपनियों को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो अपनी कंपनियों को ज़रूरत है कि यहाँ पे वो अपने जो जो कहते हैं ना कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस पर फोकस करें। बिकॉज जितना ज़्यादा काम करने की आसानी वर्कर के पास होगी
उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उनके काम की बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि एक 1998 का कंप्यूटर है, वही जो आज का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला कंप्यूटर है। तो ऐसे ही ज़रूरत है कंपनीज को ऐसी कुछ चीज़ों पे फोकस करने की जहाँ पे वो थोड़ा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करे रादर दैन इंक्रीजिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ द एम्प्लॉइज़। तो जब अगर कोई कंपनी वर्किंग आवर्स या फिर मैं बात करूँ कि कैसे रिसर्च और डेवलपमेंट करेगी, तो जितना ज़्यादा आसान हो सकता है उतना ज़्यादा आसान एम्प्लॉयज़ के लिए होगा, उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे और कम आवर्स काम करके भी वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है वो निकाल पाएंगे। ILS का ग्लोबल ट्रेड रूल्स जो है मैंने आपको बताया कि कैसे धीरे धीरे जो ILS का जो ग्लोबल ट्रेड है या फिर ग्लोबल ट्रेड में जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता जा रहा है। इसके कारण जो है वो कई कंपनीज जो है अपने वर्कर्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड है एंड उनका जो वर्किंग कंडीशंस है उनको दिन ब दिन इम्प्रूव कर दी जा रही है, बिकॉज इट्स ये एक तरीके से उनके ग्लोबल कॉम्पिटिशन पे भी अफेक्ट डालता है। वही जब सप्लाई चेन की बात करूँ दोस्तों, तो वही जैसे आपको बता रहा हूँ कि सप्लाई चेन में भी एक तरीके से खलन डालता है। अगर आपके वर्किंग जो प्रोफेशंस हैं वो अगर सही से काम नहीं कर पा रहे हैं ना, अगर आपने उनको सही ढंग से एक फेवरेबल वर्किंग कंडीशंस नहीं प्रोवाइड की है, तो आपकी कंपनी जो है वो वर्ल्ड लेवल पे इतना ज़्यादा कम्पीट नहीं कर पाएगी, बिकॉज ILS इज़ देयर। तो यह था जब सेकंड आर्टिकल देखा आपने कि कैसे जो ILS है वो कैसे अपना दिन ब दिन एक पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट बढ़ाता जा रहा है कंपनीज के अंदर, ताकि कंपनी जो है वो हेल्दी कंपटीशन में आगे बढ़े एंड वर्ल्ड लेवल पे अपनी जो कॉम्पिटेंसी है वो साबित करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को न कि सिर्फ फोर्सली कोई फोर्स न डाले एंड ज़बरदस्ती काम ना कराए, बल्कि उनके लिए कुछ ऐसी जो इनोवेशन या टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करे ताकि उनका कम आवर्स के अंदर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वो प्रोवाइड करा सके। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड हेडलाइंस। आज की उस हेडलाइंस चेकआउट कर लेते हैं। द स्वातिक रिक्लेम्स द नंबर 1 रैंकिंग विद WTA फाइनल्स विन। अब ईगा स्वातिक जो है उन्होंने नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है इन WTA फाइनल्स। मैंने कंग्रेचुलेशन टू हर। कर्ब्स ऑन फायरवर्क बैनिंग ऑन ऑल स्टेट सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का नया बयान जो आया उसमें ये कहा गया है कि जो अभी तक हमें देखने को मिलता था कि जो फायर क्रैकर्स है उन पर सिर्फ दिल्ली में ही बैन लगता था, अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि पूरे देश के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी के अंदर फायर क्रैकर्स पे बैन लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये एक नई शॉकिंग न्यूज़ है सभी के लिए। इंडिया कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। अब इंडिया ने हाल ही के अंदर जो नया प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया है फ्रॉम उड़ीसा कोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है अलॉन्ग विथ वेरियस स्टेक होल्डर्स एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट जो लंदन में हो रहा है अभी, यानी कि इंडियन मिनिस्ट्री है और टूरिज्म उन्होंने अपना एक नया पेविलियन लगाया है कहाँ पे, द वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट एट लंदन। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट जो है इस बार वो लंदन में हो रहा है। तो ये थे आज की कुछ हेडलाइंस। आप इन्हें करंट अफेयर्स की तरह भी देख सकते हैं। एंड या दैट्स इट, दिस इज ये था आज का हमारा एपिसोड। दैट्स अबाउट टुडेज एपिसोड ऑफ रॉक क्लासेस। अगर वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ गिव इट थम्स अप। अपने आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए। आपको कोई सवाल है, कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। शेयर कीजिए इस एपिसोड को अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उनको भी थोड़ा और इन्फॉर्म कर सकें चीज़ों के बारे में कि कैसे वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा हैपनिंग हो रही है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड यू विल सी द लेटेस्ट वीडियोस ऑन 9 AM एवरी मॉर्निंग। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर सुबह 9 बजे नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। एंड या दैट्स इट, दिस इज रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।